कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी, अगर वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल, क्या कहा क्या कहा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है तो ऐसा ही होगा। कह दिया, बस कह दिया। लाइट कंप्लीट हो गई है। लाइट आवाज आ रही है बेटा? चलिए चलिए आज आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर की चर्चा होगी। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत है बेटा। दूसरा एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर। ये कर्टन लगा दें। अमंग ऑल एबायोटिक फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। बस अब बात और चेत बिल्कुल नहीं, बस ध्यान से इधर बोर्ड पे। आज हम टेम्परेचर को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी पर टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर की वजह से एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी मतलब कि एक्सटर्नल शेप और साइज पे फर्क पड़ता है। कोल्ड एरिया में रहने वाला एनिमल बड़ी बॉडी साइज का होगा कि छोटा, टेम्परेचर से इफेक्टेड है। वार्म एरिया में रहने वाला बड़ी बॉडी साइज का होगा कि छोटा, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। कौन से एरिया में किस तरह का एनिमल रहेगा ये समझ जाएंगे हम जब पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन को समझेंगे। जब वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन समझ में आएगा तो अपने आप ही कह देंगे कि कोल्ड एरिया में कैसा रहेगा और वार्म एरिया में कैसा रहेगा। चलिए बेटा समझ लेते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन। मान लीजिए हमारे पास दो एनिमल है, एक छोटा एनिमल और एक बड़ा एनिमल। छोटा एनिमल, बड़ा एनिमल। बड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो ठीक रहेगा। यह लीजिए, मामला समझ में आएगा। अगर मैंने छोटे और बड़े को एक साथ बना के समझाया तो समझ जाइए आपकी सोच कंपैरेटिव होनी चाहिए। आप कंपैरेटिव सोच के साथ ही चलेंगे। सबसे पहले मैंने छोटे वाले का वॉल्यूम मेजर कर लिया, जो भी आया। मैंने सरफेस एरिया भी मेजर किया, जो भी आया। अब हम बड़े पे पहुंचे तो ये क्या हुआ रे बेटा? जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। क्योंकि सब बच्चे जानते हैं, आप सब बच्चों को पता है कि वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है और सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ता है। नहीं पहुंचा क्या? जब मैं छोटे से बड़े एनिमल पे गया तो जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया। बेटा जिस बच्चे को अभी भी पल्ले नहीं पड़ पा रहा वो ऐसे ही कह दो, मान लीजिए वॉल्यूम 3 सरफेस एरिया 2 है, डायरेक्ट इस पर क्यूब और स्क्वायर ही अप्लाई कर दूं तो यहां पर ये 27 और 4 हो रहा है। नहीं समझ पा रहे क्या?
अरे बड़े वाले में जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया। अब जो मैं नेक्स्ट कह रहा हूं वो पहुंचना चाहिए। बड़े एनिमल का वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम, छोटे वाले में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा। ज्यादा का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि 2-3 से बड़ा होता है। हाँ, अरे मैं कह रहा हूं कि 3 और 2 के बीच 1 का ही डिफरेंस है और वहां 27 और 4 के बीच 23 का डिफरेंस है। नहीं पहुंच पा रहा है क्या? तो क्या बड़े में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम? अरे अरे 27 के कंपैरिजन में 4 देखो रे यार। छोटे वाले में वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा। पहुंच पा रहा है बेटा? जिसके पास वॉल्यूम ज्यादा उसके पास नंबर ऑफ सेल, उसके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके पास मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन ज्यादा। जिसके पास वॉल्यूम कम उसके पास नंबर ऑफ सेल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। पहुंच पा रहा है बेटा? छोटे और बड़े दोनों को उठा के काम करो, कोल्ड एरिया में पटक दो। बाहर ठंड है बेटा, और जब बाहर ठंड होगी तो बॉडी से हीट निकल के बाहर आएगी। क्या बच्चों आप जानते हो कि हीट गेन हीट लॉस फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया? अरे जिसके पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम उसके पास होने वाला हीट लॉस भी कम। जिसके पास वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा उसके पास होने वाला हीट लॉस भी ज्यादा। नहीं पहुंचा क्या बेटा? अगर मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट आप समझ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट 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 ऑफ हीट छोटे और बड़े में देखूं तो बड़ा ज्यादा लॉस करता है। किसको नहीं आया रे? अमाउंट, और इधर 2 है उधर 4 है सरफेस एरिया। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट छोटे और बड़े में देखूं तो बड़ा ज्यादा लॉस करता है। लेकिन जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, वो छोटा ज्यादा करता है। नहीं पहुंचा क्या? जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, जितना बनाता है उसमें से लॉस करता है, वो छोटा ज्यादा करता है। इसका मतलब बॉडी में ज्यादा हीट रिटेन छोटा रखता है कि बड़ा? तो कोल्ड एरिया में छोटा रहेगा कि बड़ा? आ गई ना बात? कोल्ड एरिया में रहने के लिए कौन अडेप्टेड है? बड़ा। बड़ा एनिमल कोल्ड एरिया में रहेगा। यही कहता है वॉल्यूम सरफेस एरिया रिलेशन। बात पहुंच रही है? इसी बात को बर्जमैन भी कह के गए हैं। बर्जमैन साइंटिस्ट का नाम है। सुनते चलना, आज कुछ आगे की नहीं सोचना, जो हो रहा है बस उसी की सोचना है। बर्जमैन भी यही कह के गए हैं और बर्जमैन ने कहा है कि बिल्कुल सच बात है, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी ही होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी ही होनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी और आपने अपने मन में डेजर्ट लिजार्ड को सोचा छोटी है बेचारी। आपने अपने मन में कैंगारू रेट को सोचा छोटा है बेचारा। लेकिन सोचते सोचते आप में से बहुत सारे बच्चे कैमल पे पहुंच गए। इसे देखकर, इसे सोचकर आप कह रहे हैं कि सर ये क्या मामला है? आप तो कह रहे हो कि वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए, ये तो है वार्म एरिया का, और कितनी बड़ी बॉडी साइज है। ये क्या मामला है? ये तो मामला गलत है। नहीं चलेगा। फिर भी चल पा रहा है, क्या मामला है? ये तो जानना पड़ेगा बेटा।
पहुंचना चाहिए वही दूर दूर तक। थोड़ा एक्टिव होके बैठो बेटा, क्या ढीले ढाले पड़े रहते हो यार। कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी, अगर वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल, क्या कहा, क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है तो ऐसा ही होगा। कह दिया, बस कह दिया। अगर आपको इसके अपोजिट दिख रहा है तो कहो वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट, फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है। हाँ, हाँ? कैमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट, अगर होता तो बॉडी साइज छोटी होती। अरे ये तो उसका अपोजिट जा रहा है रे यार। ये अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट, कैमल अपने एरिया से फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है। इसके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट है बेटा। ये ट्विस्ट समझ में आना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे को। बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपसे कहा था, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी रखता है। एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, हर एक के पास अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी है। डेजर्ट लिजार्ड, तुम कम पानी पी के रहती हो, कम खा के रहती हो, रहना पड़ेगा, डेजर्ट में रहती हो। कंगारू रेट, तुम कभी जिंदगी में पानी नहीं पीते, करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे इलाके में पानी कम है, डेजर्ट में रहते हो। कैमल, तुम एक में बहुत सारा पानी पीकर कई दिनों तक नहीं पीते, करना पड़ेगा क्योंकि तुम डेजर्ट में रहते हो। अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी सबके पास। अगर मैंने कैमल के आगे लिखा कि इसके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है तो एरिया की फिजियोलॉजी का नहीं लिखा, वो तो है ही। मैंने ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का लिखा है। अरे पहुंच रहा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कैमल के पास अपने एरिया की फिजियोलॉजी, डेजर्ट लिजार्ड के पास, कंगारू रेट के पास। मैंने कैमल के आगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या एरिया का लिखा है क्या? वो तो है ही, वो तो सबके पास। मैंने कहा कि इसके पास फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, वो एरिया का नहीं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का लिखा है। मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं आपको, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और एक बात दूर दूर तक कान खोल के सुन लेना, बॉडी के टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। खर्चा आता है इसमें, और खर्च करना हर किसी के बस की बात। खर्चा वही करता है जिसके पास होता है। इस मामले में हमारी अर्थ पे केवल 1% ही अमीर है बेटा, जिसमें मैमल और बर्ड आते हैं। तुम घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों आते हो रे बेटा यार, इधर रहो रे बेटा, आज तो ऊंट की बातें करो। इस मामले में बेटा ये फ्लो मत तोड़ो बेटा, ये फ्लो टूट गया गलत हो जाएगा मामला। बेटा इस समोसे की बात बाद में करेंगे, ये तो होता रहेगा। कैमल के पास अपने एरिया की फिजियोलॉजी, मैंने ये फिजियोलॉजी एरिया की लिखी कि बॉडी का टेम्परेचर। हाँ, और बॉडी के टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मैनेज करना हर किसी की बस की बात, क्योंकि इसमें खर्चा आता है। खर्चा वही करता है जिसके पास होता है, और इस मामले में अमीर 1% है, जिसमें मैमल और बर्ड आते हैं बेटा। बाकी के 99% एनिमल बेचारे गरीबी में जी रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। स्टेटमेंट आ रहा है, बेचारे गरीबों के पास खर्च करने के लिए नहीं था, तभी तो ऊपर वाले ने मॉर्फोलॉजी दे दी। नहीं है ना तुम्हारे पास खर्च करने को, जाओ जाओ सरफेस एरिया से मैनेज करो। नहीं पहुंच पा रहा क्या बेटा?
गरीबों के पास खर्च करने के लिए नहीं था, तभी तो ऊपर वाले ने मॉर्फोलॉजी दी है यार। ऊपर वाले ने सबका ध्यान रखा है। और अगर ऐसा है तो वो अपनी मॉर्फोलॉजी से ही मैनेज कर पा रहा है, और उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उसको ऐसा करने का मौका मिला कि वो अपने सरफेस एरिया से मैनेज कर लेगा। तो कैमल के पास बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ये अपनी फिजियोलॉजी से बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करना जानता है, तो क्या इसको किसी मॉर्फोलॉजी की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है किसी मॉर्फोलॉजी की, क्योंकि वो खर्चा करके मैनेज कर सकता है। समझ पा रहे बेटा? एलन ने भी बर्जमैन को सपोर्ट किया है। बेटा एलन साइंटिस्ट का नाम है। पता है एलन क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूं बेटा आपको। नहीं, मेरे से ज्यादा आप नहीं जानते। इधर यहां पर एलन ने कहा कि बर्जमैन सही कहते हैं, सही कहते हैं। कोल्ड एरिया में रहने वालों की बॉडी साइज बड़ी ही होगी। लेकिन इन्होंने बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। एलन ने कहा कि बॉडी साइज तो बड़ी होगी, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटे होंगे। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे बड़ा एनिमल है ना, इसने यहां पर वॉल्यूम बढ़ाया, सरफेस एरिया कम किया, हीट लॉस को बचाया ना इसने। अगर इसकी पूंछ भी इतनी ही बड़ी हो गई तो सरफेस एरिया बढ़ गया। लॉस 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 लॉस। किस काम की है रे तेरी ये पूंछ? काटो। अगर ऐसा है तो इस तरह से बेटा समझ जाइए, इसकी पूंछ छोटी होगी। पॉलर बेयर को इमेज कीजिए बेटा, बॉडी साइज लेकिन पूंछ। समझ पा रहे हो ना आप? अगर ऐसा है तो यहां मैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के एग्जांपल आप बच्चों को लिख देता हूं। ठीक है, आईज भी आती है, लिम्स भी आते हैं, ईयर्स भी आते हैं, विंग्स भी आते हैं, स्नॉट भी आती है। स्नॉट जानते हो क्या? अरे वो काऊ का, हॉर्स का लंबा मुंह नहीं होता कैसे, उसको स्नॉट कहते हैं बेटा। जो कोल्ड वाले होते हैं उनका पिचका होता है। बाकी फुल स्टॉप, अपने आप समझ जाना। तो बेटा यहां ये सब बॉडी साइज, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटे होने चाहिए। यहां वार्म एरिया में अगर आप जाते हो तो बॉडी साइज छोटी, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट बड़े होंगे बेटा। क्योंकि देखो ना, आप डेजर्ट लिजार्ड को ही देखो, छोटी है लेकिन पूंछ। कैंगारू रेट छोटा है लेकिन पूंछ, है ना बेटा? अगर ऐसा है तो यहां पर ध्यान रखो, एलन के इस बात को समझा रहे हैं कि यहाँ बॉडी पार्ट छोटे और यहाँ के बॉडी पार्ट क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। समझ पा रहे बेटा आप? बेटा कोई भी बालक एलन और बर्जमैन को ह्यूमन पे अप्लाई ना करे। ह्यूमन अमीरों का अमीर है, उसे कोई जरूरत नहीं है किसी अरे यार, तुम आगे से आगे क्या करते रहते हो रे यार? उसे कोई जरूरत नहीं है किसी मॉर्फोलॉजी की, वो जानता है मैनेज करना। तो बेटा यहां आप समझ जाइए, एलन और बर्जमैन ये अप्लाई हो रहे हैं उन पर जिनको खर्चा करना नहीं आता। लेकिन एक बात और सुनो बेटा, कुछ ऐसे अमीर भी हैं जो खर्चा करना आता है जिन्हें, लेकिन उन्होंने फिर भी मॉर्फोलॉजी का सहारा लेकर होने वाले खर्चे में कमी कर दी। अरे कैमल को ही देख लो रे यार, टांगे बड़ी बड़ी हो गई, दो फायदे हो गए।
पहला फायदा सरफेस एरिया बढ़ गया, दूसरा फायदा बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, सैंड से बॉडी का डिस्टेंस बढ़ गया। एलिफेंट को देखो, कान बड़े बड़े हो गए, दो फायदे हो गए, पहला सरफेस एरिया बढ़ गया और दूसरा पीछे स्किन पे पसीना आ रहा है, लगातार हवा फेंक रहा है, जिससे स्किन पर ठंडक फैल रही है बेटा। क्योंकि कैमल का विचार करो, मैं इस बात को थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। कैमल बॉडी साइज छोटी या बड़ी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया कम, अंदर हीट प्रोडक्शन, अंदर भी हीट और बाहर भी हीट। बॉडी की हीट कैसे बाहर निकाले? तुरंत स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करो। स्वेट ग्लैंड एक्टिव होगी तो स्किन पर पसीने की लेयर बन जाएगी। जब गर्म हवा पसीने से टकराती है तो ठंडी होकर स्किन तक जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कूलर की जाली में पानी गिरता है तो गर्म हवा बाहर से आती है और टकरा के ठंडी होकर अंदर जाती है। अगर ऐसा है तो एलिफेंट ने भी अपनी स्किन पर पसीने की लेयर बनाई है और जब लगातार कानों की मूवमेंट करता है तो स्किन पर हवा फेंकता है, उससे वो ठंडक फैलती रहती है और बॉडी की हीट निकल के बाहर आती है। तो बच्चे समझ जाइए, स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करना भी खर्चीला पड़ता है और अगर खर्च कर सकता है तभी तो इस तरह की एक्टिविटी कर पा रहा है और यहाँ पर अपने आप को मैनेज कर पा रहा है। तो क्या आपको ये क्लियर हो गया? एलन और बर्जमैन मॉर्फोलॉजी के लिए है, ये मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सबके पास मॉर्फोलॉजी हो, क्या जरूरी है? क्या मॉर्फोलॉजी किनके पास नहीं होती? जो अमीर हैं, अमीर है बेटा, जिसमें बर्ड और मैमल्स आते हैं बेटा। लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि बर्ड और मैमल के पास बिल्कुल ही नहीं होगी। पॉलर बियर मैमल है भैया, लेकिन फिर भी बॉडी बॉडी की साइज बड़ी है, पूंछ छोटी है, ऐसा करके वो होने वाले खर्चे में कमी कर रहा है। कैमल होने वाले खर्चे में कमी कर रहा है, एलिफेंट होने वाले खर्चे में कमी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये दोनों सिर्फ गरीबों के हैं, नहीं, अमीर भी इसका सहारा लेकर होने वाले खर्चे में कमी कर देते हैं। ठीक बात। तो पहला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया और यहीं पर मैं आपको ये भी कह देता हूं, मॉर्फोलॉजी परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट लिजार्ड को मैं कोल्ड एरिया में रखने लग जाऊं तो बड़ी बॉडी साइज की हो जाएगी। नहीं बेटा, जो हो गया बस हो गया, ये परमानेंट है। मॉर्फोलॉजी बदली नहीं जाएगी किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं बदली जाएगी। जिस ऑर्गेनिज्म के पास जैसी मॉर्फोलॉजी बन चुकी है वैसी ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी पर। तो इस पॉइंट को ये तो हटा दूं मैं, इधर आप लिख लीजिए जो भी नहीं लिखा आपने। अभी बताऊंगा, आज लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा कहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सब एनसीईआरटी का पार्ट चल रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी, अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी सबके पास, मैंने अभी भी कहा आपसे, अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी सबके पास, लेकिन ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। कह देना ऑर्गेनिज्म से फिजियोलॉजी बदल ले, अगर वो बदल सकता है रह लेगा, नहीं बदल सकता तो बाहर जाएगा। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदल लेना ये भी हर किसी के बस की बात। अरे बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदलना, जिसे आता है वो वही है जो खर्चा जानता है। और इस प्रक्रिया को बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदल लेना एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। किसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन? इंटरनल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदल लेना एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है।
जैसे हम प्लेन्स पे रहने वाले जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें एक बीमारी झेलनी पड़ती है वहां, जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम। अरे वहां हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। नौजिया हो रहा है, घबराहट कहते हैं, फटीग थकावट है, और साथ के साथ हार्ट पाल्पिटेशन होने लगता है, धड़कन बढ़ जाती है। इसे एडजस्ट करने के लिए हमारी बॉडी भी अपनी फिजियोलॉजी को बदलती है। अरे आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। मुन्ना काउंट बेटा काउंट, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। साथ के साथ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। साथ के साथ ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है। सब बच्चों को सेकंड पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है, सबको आता है? चलिए मैं बताता हूं, फिर भी कोई बात नहीं, किसी को अगर नहीं आ रहा शर्मा शर्मी में नहीं रहना है। बेटा मान लीजिए जब हम प्लेन्स में थे तो हमारे पास 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे। हर एक हीमोग्लोबिन 4-4 ऑक्सीजन लेके जाता था, 40 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। जब हम पहाड़ों पे चले गए तो हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, डबल ही होगा जरूरी नहीं, लेकिन मैंने कह दिया कि मान लीजिए 20 हीमोग्लोबिन हो गया। बाहर ऑक्सीजन कम है, हर एक हीमोग्लोबिन 4-4 के साथ बाइंड होने के लिए रुका रहा, टाइम लगेगा। सेल चिल्ला रही है जल्दी भिजवाओ, कहो हीमोग्लोबिन को 4 के चक्कर में मत पड़, 2-2 को लेके निकल। नहीं पहुंच पा रहा है क्या? जल्दी छोड़ के भी आना है, क्योंकि रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अरे क्या 40 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। अगर 4-4 के चक्कर में पड़ा रहा टाइम लगेगा, इसलिए नंबर बढ़ा दो और 2-2 को लेके आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी छोड़ के वापस आओ। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस पे यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम, रिलीजिंग कैपेसिटी ज्यादा। नहीं पहुंचा के, अरे नहीं ना, हाँ नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा। थर्ड वाला तो रिलीजिंग है ना, बाइंडिंग कम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम बाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और रिलीजिंग जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, वो फास्ट हो रही है, वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये जब आपको अभी फिजियोलॉजी में जब सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन पढ़ाएंगे ना सर, तो वहां पर दोबारा आपको उस हिसाब से बता देंगे। अभी तो मैंने जनरल समझा दिया आपको कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमने भी तो फिजियोलॉजी को बदला रहे। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदल लेना क्या कहलाता है? एक्लिमेटाइजेशन। 6 महीने बाद वापस आ गए, जैसे थे वापस वैसे ही हो जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। समझ जाओ, एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अडप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में क्या फर्क है, तो कह देना अडप्टेशन परमानेंट है और एक्लिमेटाइजेशन
हिंदी वाले बच्चे जब एक्लिमेटाइजेशन को पढ़ते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन को दशानुकूलन कहते हैं। बेटा अनुकूलन होता है अडेप्टेशन, दशा मतलब कंडीशन, और जैसी दशा वैसा अनुकूलन, बाहर की जैसी दशा वैसा अनुकूलन, वही तो है दशानुकूलन। अगर ऐसा है तो एक्लिमेटाइजेशन मतलब सराउंडिंग के हिसाब से अपने अंदर चेंज ले आना, फिजियोलॉजी को बदल देना, वही कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन। ठीक बात है। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से बदल लेना, वही एक्लिमेटाइजेशन होगा। टेम्पररी है। यहां कुछ बच्चे कहें कि सर उसने वहीं पर शादी कर ली, वहीं रुक गया, उसके बच्चों में फ्यूचर में जनरेशन वाइज आ सकता है, लेकिन उसके अंदर तो कभी भी नहीं आएगा। ये याद रखो, उसके अंदर तो एक्लिमेटाइजेशन ही रहेगा। वो वापस अगर बूढ़ा होके भी वापस इधर आ जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्या वहां जाने से जीन बदल गया क्या? एक बात और सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा आरबीसी का काउंट बढ़ता है, काउंट, नंबर बढ़ता है, साइज नहीं। जो पहाड़ों वाले हैं उनके पास आरबीसी का नंबर भी ज्यादा और साइज भी बड़ी। आरबीसी का साइज तो जेनेटिक होता है रे यार। क्या वहां जाने से हमारा जीन बदल गया क्या? तो समझ जाइए, आरबीसी का नंबर बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक बात। चलिए जी, अब यहीं पर क्वेश्चन आ रहा है, एल्टीट्यूड सिकनेस का सिम्टम है आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, ब्रीथिंग रेट का बढ़ जाना, नोजिया, ऑल ऑफ द अबव। नोजिया। मैंने सिम्टम पूछा है, एग्जाम में भी यही होता है। हमें लगता है कि सब कुछ ही तो होता है, जबकि मैंने सिम्टम और एडजस्टमेंट को अलग अलग लिखा है बेटा। तो आपको सिम्टम बताना है, एडजस्टमेंट नहीं। चलिए यहां पर एग्जाम्पल हो जाए, अंटार्कटिका में रहने वाली मछलियां, अंटार्कटिका में रहने वाली मछलियां भयंकर को झेलती है। इसके लिए उनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल होता है। ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल बॉडी फ्लूइड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। ऐसा करने से ज्यादा कोल्ड झेलना आसान हो जाता है। कैसे? मान लीजिए जब ये दोनों नहीं थे तो 0 डिग्री पे बॉडी फ्लूइड जम जाता था। इन दोनों के आने से -30 -40 का मार्जिन मिल गया। समझ पा रहे हैं क्या? बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना, तो ज्यादा कोल्ड झेलना आसान हो गया ना। तो जल्दी बताओ, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल का होना अंटार्कटिका की मछलियों का एक्लिमेटाइजेशन की एरिया का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। क्योंकि तू इतना ही एक्लिमेटाइजेशन जानती है ना, जा ट्रॉपिकल ओशन में रह के बता। एक्लिमेटाइजेशन का मीनिंग होता है चेंज के साथ चेंज कर लेना। अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी तो सबके पास रहे यार, अपने अपने एरिया की फिजियोलॉजी सबके पास। तेरे पास ये केमिकल वाला है तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। बच्चों आपको मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल में डिफरेंस समझ में आता है? जो एक्सटर्नल शेप से संबंधित है वो क्या है? मॉर्फोलॉजी है। इंटरनल केमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजी, केमिकल रिएक्शंस फिजियोलॉजी है। और टिश्यू का स्ट्रक्चर जो अंदर से काट के देखा हुआ एनाटॉमी है बेटा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां पर आप याद रखेंगे, जो केमिकल से रिलेटेड, इंटरनल केमिकल से रिलेटेड चीजें होंगी वो सबकी सब फिजियोलॉजी में आएगी। इसी तरह से आपने वेल और सील का नाम भी सुना है। इनके पास में थिक फैट लेयर हुआ करती है, और ये जो थिक फैट लेयर यहां पर होती है इसे ब्लबर कहते हैं बेटा, ब्लबर। ये भी इंसुलेटर का काम करती है। कैंगारू रेट का नाम आपने सुना है? कैंगारू रेट
ये कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता, जबरदस्ती पिलाओगे पी लेगा, सामने रख दोगे नहीं पिएगा, क्योंकि उसने कभी पानी देखा ही नहीं, जानता ही नहीं। याद रखेंगे, ये यहां फिर भी रह लेता है क्योंकि ये फैट ऑक्सीडेशन करता है, और फैट ऑक्सीडेशन का बाई प्रोडक्ट वाटर बनाता है, जिससे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। साथ के साथ में रिलीज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये बिल्कुल यूरिन में कम से कम पानी बाहर करता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है। यहां पर डिक्रीज वाटर लॉस, वो मछलियां जो कि डीप ओशन में रहती है, भयंकर प्रेशर झेलती है, नॉर्मल प्रेशर से 100 टाइम ज्यादा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, फिर भी रह पाती है क्योंकि उनके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो मसल्स को प्रेशर में फटने से बचाता है। कैसे, ये फिजियोलॉजी वाले बताएंगे। यहां साथ के साथ ये भी कहूंगा, स्विम ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। यहां फ्लेवी या फ्लेक्सिबल बॉन हुआ करती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, स्विम ब्लैडर एब्सेंट, फ्लेक्सिबल बॉन, ये सब चीजें इनके पास में मिलती है बेटा। और ये सब इन्हें, फ्लेक्सिबल बॉन होने से क्या फायदा, प्रेशर में टूटेगी नहीं। स्विम ब्लेडर जो होते हैं ना, वो एयर ब्लेडर, वो नहीं होते, होते तो फट जाते प्रेशर की, और वो जरूरत भी कहाँ है, कौन सा फ्लोट करना है। लैक्टेट आपके लिए तो स्पेशल ये है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछ रही है आपसे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। बच्चों एक बात और कान खोल के सुनो, एक ही एग्जाम्पल है एल्टीट्यूड सिकनेस एक्लिमेटाइजेशन का, बाकी जितने भी एग्जाम्पल बोर्ड पर है इधर वाले पे, सब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। इनमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही टेम्परेचर का है, पांचवा एग्जाम्पल प्रेशर का है। क्योंकि एनसीईआरटी पूछ रही थी इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, और वो भी केमिकल वाला है, फिजियोलॉजी तो है ही, तो फिजियोलॉजी का है लेकिन नहीं है पांचवा एग्जाम्पल। नहीं समझे बात, टिप्स पे आ जाना चाहिए आज की तारीख में सारे एग्जाम्पल, 12 बजे से पहले पहले, कुछ भी हो जाए। चलो बहुत बातें हो गई एनिमल की रिलेटेड, आओ प्लांट की भी तो बातें करें यार, साथ के साथ ही कर ले, क्योंकि हमने एनिमल की मॉर्फोलॉजी, एनिमल की फिजियोलॉजी पढ़ ली, लेकिन प्लांट की भी तो पढ़ेंगे। और प्लांट के लिए अगर देखें तो प्लांट्स के लिए बेटा सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन प्लांट के, और उसमें पहला आता है ओपुंशिया। आप जानते हैं लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन, लेकिन इसका स्टेम थिक होता है, फ्लैट होता है, फ्लैशी होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। आपने कैलोट्रोपिस और नीरियम का नाम भी सुना होगा, कैलोट्रोपिस और नीरियम के पास इनके लीव्स में थिक क्यूटिकल होती है, संकन या कह दीजिए डीप स्टोमेटा होते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ होती है। ये दो ही याद रखने मॉर्फोलॉजी में, प्लांट्स में हाई टेम्परेचर के ही एग्जाम्पल पढ़ने हैं हमें, केवल हाई। प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के एग्जाम्पल,
और प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में सबसे पहले आता है CAM पाथवे, CAM पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। या स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिन्हें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। इनके अंदर आप सब बच्चे जानते हैं कि ये ऐसे स्टोमेटा हैं जो डे क्लोज और नाइट ओपन होते हैं। बिल्कुल बेटा, रात को खुलते हैं। ऐसा करने से ट्रांसपिरेशन कम होता है। डे क्लोज नाइट ओपन स्टेटमेंट आ रहा है। स्टोमेटा का लीफ के ऊपर होना, लीफ के नीचे होना, डीप होना मॉर्फोलॉजी है। खुलना और बंद होना फिजियोलॉजी है। हाँ, स्टोमेटा का लीफ के ऊपर होना, नीचे होना, डीप हो मॉर्फोलॉजी है। खुलना और बंद होना फिजियोलॉजी है। हाई टेम्परेचर एरिया प्लांट्स में, हाई टेम्परेचर एरिया प्लांट्स के पास इनकी सेल्स के अंदर प्रोलीन और सॉर्बिटॉल भी होता है और ये दोनों सॉल्यूट का काम करते हैं। सॉल्यूट के आने से सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। जल्दी बताओ रे बेटा, जिस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा वहां जाता है कि वहां से जाता है? वहां वहां पर जाता है, वहां से नहीं जाता, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पुलिंग प्रेशर, खींचता है सॉल्वेंट को। और जब पर ही जाएगा से नहीं, तो पानी का लॉस कम होगा रे। डिक्रीज वाटर लॉस। नहीं पहुंचा क्या? यहां हाई टेम्परेचर एरिया प्लांट के पास ही प्रेजेंस ऑफ कैप्रोनिन, चैप्रोनिन कह दो, ये एक प्रकार का हीट शॉक प्रोटीन है। इसकी मैकेनिज्म होती है पूरी, लेकिन मैकेनिज्म पे नहीं जाना। आपको क्या कहना है बोर्ड पे देखेंगे आप, वहां देख लेते हैं। ये रहा हाई टेम्परेचर एरिया प्लांट का स्टेम। ये रहा कैप्रोनिन। कैप्रोनिन बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता है। बॉडी की एक्स्ट्रा हीट, बॉडी की एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में रिलीज कर देता है। अंदर का टेम्परेचर कम, प्रोटीन का डीनेचुरेशन बचा लेता है। नहीं समझेगी बात? इसकी मैकेनिज्म होती है, लेकिन मैकेनिज्म पे नहीं जाना। आपको तो बस इतना कहना है कि ये एक्स्ट्रा बॉडी हीट एब्जॉर्प्शन कर रहा है। एक्स्ट्रा बॉडी हीट एब्जॉर्प्शन कर रहा है और अंदर का टेम्परेचर कम करके रखता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन बचा लेता है। तो 5 एग्जाम्पल, 2 मॉर्फोलॉजी, 3 फिजियोलॉजी, जितने भी प्लांट के हैं सब हाई टेम्परेचर वाले हैं। लो टेम्परेचर का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी भी नहीं लिख रही, तो मैंने भी नहीं लिखा। हाई टेम्परेचर के एग्जाम्पल है, जीरो फाइट के एग्जाम्पल है, वो आपके सामने आ गए हैं। लेकिन हमने एनिमल की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एनिमल की फिजियोलॉजी पढ़ी, तो प्लांट की भी पढ़ ली। अभी तक टेम्परेचर में 2 पॉइंट हुए हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी। जल्दी से मुझे बताइए, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फिजियोलॉजी को बदल लेना क्या कहलाता है? एक्लिमेटाइजेशन। इन शब्दों से फैमिलियर हो जाओ, बिल्कुल बार बार बोला करो चीजों को।
जितना बार बोलोगे उतना ही फेमिलियर हो जाओगे। जो चीज याद नहीं होती, जैसे यहां से छुट्टी हो, घर की तरफ जा रहे हो, 3 से 4 नाम या कोई फिजिक्स का फॉर्मूला या कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन जो भी है, जो आपको याद नहीं हो रहा, एक बार यहां से घर जाओ तो रास्ते भर बोलते निकल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। वापस अगर आते हो घर से अनअकैडमी की तरफ, फिर बोलते आ जाओ कोई दूसरी चीज, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर रेगुलर हम इस तरह की प्रैक्टिस करने लग जाए, हमें तो बातों से फुर्सत नहीं है, पर उसके यूं हो गया और उसके यूं हो गया और उसके ऐसे हो गया और उनकी बातों से फुर्सत नहीं है। हमें अभी खो जाना है, उठते बैठते सोते जागते पढ़ाई में डूबना पड़ेगा। अब समय आ गया है। दुनियादारी 3 महीने के लिए भूल जाओ, 4 महीने के लिए जो भी बचा है। तो बेटा यहां पर बाकी सब दुनिया पीछे पीछे आ जाएगी बेटा। सब पीछे पीछे आ जाएंगे। एक बार सिलेक्शन चाहिए, सब आ जाएंगे बेटा। तो चलिए ये यहां पर कंप्लीट, और अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट माइनर की डेट पता लगी क्या? अभी नहीं पता लगी, मैं पता करता हूं, मैं भी कब हो रहा है क्या है, और उसका सिलेबस जल्दी अनाउंस हो जाए तो ठीक रहे बच्चों को, ताकि वो तैयारी शुरू कर दे। बिल्कुल बेटा, आज ही बात करता हूं मैं अभी आपकी क्लास के बाद। सिलेबस जितना जल्दी अनाउंस होगा उतना ही तैयारी अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे यार। इकोलॉजी में तो पूछना ही मत सिलेबस, हमेशा ये मान के चलना इकोलॉजी के ई से आ रहा है बस, और जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी वाई तक आएगा बेटा। आऊंगा बेटा। अभी एनसीईआरटी के पत्ते बताते हैं, पहले एक पॉइंट पढ़ लें ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर। यार बेटा अब तक हमने जो भी टेम्परेचर में पढ़ा, उसे पढ़ के ये लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ रहने की बहुत कोशिश कर रहा है। अरे उस बेचारे ने अपनी मॉर्फोलॉजी को बदला यार, उस बेचारे ने अपने एनवायरनमेंट के लिए अपनी फिजियोलॉजी को बदला, खर्चा भी किया, रहना उसी के साथ है। बदली ना मॉर्फोलॉजी उसके लिए, बदलाना फिजियोलॉजी को उसके लिए, खर्चा तक किया ना उसके लिए, रहना उसी के साथ है। लेकिन एनवायरनमेंट है कि मानता ही नहीं। अरे बदलता जा रहा है यार, बदलता ही जा रहा है। और कोई इतना बदल जाए ना, तो बर्दाश्त करने की एक हद होती है, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। और जब चीजें उस लिमिट से बाहर जाती है, आराम से बेटा, एक नया रास्ता बताऊंगा आज मैं, ये मरने मारने की बातें नहीं करेंगे आप। बर्दाश्त से चीजें बाहर हो गई, फिर तो दो ही रास्ते बचते हैं। फिर आप चुप, आप पहला रास्ता आप जानते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कुछ नहीं छोड़ पाते यार, उन्हें छोड़ना नहीं आता। तो जिन्हें छोड़ना नहीं आता, मैं उनको कह रहा हूं कि उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो, ऐसे बन जाओ जैसे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। थोड़े टाइम बाद अपने आप, और जैसे ही ठीक हो जाए फिर एक्टिव हो जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो याद रखो, जब चीजें बर्दाश्त से बाहर जा रही है, अरे छोड़ दो। एरिया, एरिया छोड़ना क्या कहलाता है? माइग्रेशन, मतलब कि एरिया एस्केप कर देना। नहीं छोड़ना आता, नहीं छोड़ पा रहे क्या?
इतनी बड़ी मजबूरी है। ओहो हो, तो उसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर दो, सस्पेंशन में चले जाओ। बेटा रहना वही है, जाना कहीं नहीं, रहना वही है, बस उसे अवॉइड कर देना है। मतलब टाइम के लिए, इसका मतलब आपने यहां एरिया स्केप किया कि टाइम, जिस टाइम के लिए वो खराब है। और जब जिन्होंने छोड़ ही दिया उन्होंने तो एरिया स्केप कर दिया। लेकिन बेटा ये दोनों आखिरी रास्ते हैं, अब भी ना माने तो फिर मर जाएंगे। लेकिन पूरी कहानी एक बात समझाती है, ऑर्गेनिज्म मरना नहीं चाहता। अरे उसे कौन सी जमीन जायदाद लेनी है रे किसी से, कोई जमीन जायदाद का मामला नहीं है, फिर भी वो जीना चाहता है। सारे संघर्ष जीने के चल रहे हैं। अगर उसे मरना ही होता तो मॉर्फोलॉजी क्यों बदलता, उसे मरना ही होता तो फिजियोलॉजी क्यों बदलता, खर्चा क्यों करता, छोड़ता क्यों, छुपता क्यों। उसे जीना है, उसे अपने एनवायरमेंट के साथ रहना है। समझ रहे मेरी बात को? नेचर कुछ सिखा रही है बेटा हमें, सारी चीजें जीने के लिए चल रही है। फिर मैंने कहा कि अगर अब भी बात नहीं बनी तो भी वो खुद से नहीं मर रहा है, एनवायरमेंट उसे मार रहा है, वो अलग केस है बेटा। लेकिन ये सब तो जीने की, ये सारा संघर्ष तो जीने का ही हो रहा है ना। समझाऊंगा मैं माइग्रेशन और सस्पेंशन डिटेल से। इसके पहले आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल, डेजर्ट लिजार्ड, ना छोड़ती ना छुपती, फिर भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने बिहेवियर से मैनेज करती। कैसे? रात का टाइम है, सैंड बहुत ठंडी हो रही है, छोटी है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा है, बॉडी से लगातार हीट बाहर आ रही है, भाग के बरों में छुप जाती है। हम मानते हैं कि बरों का टेम्परेचर उतना कम नहीं है, लेकिन कम तो है रे यार। बॉडी से हीट धीरे धीरे ही सही बाहर आ रही है, बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे आ गया, परेशानी हो रही है। इंतजार है इसको कि कब सनराइज होगा। जैसे ही सनराइज होता है तुरंत बरों से बाहर निकल के आती है, धूप सेकती है। जिस रफ्तार से लॉस हुआ था उस रफ्तार से गेन भी होगा। हीट लॉस, हीट गेन, फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन पे आ गया, तुरंत हट के छांव में चली जाओ या फिर वापस बरों में चले जाओ, फिर कम वापस धूप में आ जाओ। इस तरह से धूप छांव में आकर, बरों में अंदर बाहर आकर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर रही है। अरे धूप छांव में आना, बरों में अंदर बाहर आना इसका बिहेवियर है। हाँ बेटा, स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं, बस आपको इतना बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक बात है। डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया की फिजियोलॉजी है, डेजर्ट लिजार्ड के पास अपने एरिया में रहकर बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की फिजियोलॉजी नहीं है, मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, लेकिन मॉर्फोलॉजी तब सपोर्ट करती है जब बिहेवियर का साथ मिलता है। इतनी मॉर्फोलॉजी है ना तेरे पास, बैठी रहे धूप में क्यों हट रही है, हटना पड़ेगा। बैठी रहे घरों में क्यों बाहर आई निकल के, आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मॉर्फोलॉजी तब सपोर्ट करती है जब बिहेवियर का साथ मिलता है। नहीं समझेगे बात को? क्वेश्चन आ रहा है। डेजर्ट लिजार्ड अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करती है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर। जब बात आपका आपका वेटेज बिहेवियर को जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है बेटा, बिहेवियर से ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर पा रही है ना बेटा? लेकिन यार ऐसा सुनते सुनते मन में कहीं आ ही रहा है, तुझे इतना टाइम हो गया ना डेजर्ट में रहते, ये आज भी धूप छांव चल क्या रहा है? अब तो सीख जा रहे। बेचारी नहीं सीख पाई,
गरीबी मार गई, आज भी बीपीएल में जी रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। नहीं कर पाई रे यार बेटा, यार गरीबी मार गई। इस बात को आपके एनसीईआरटी एक अमीर और एक गरीब आदमी के एग्जाम्पल से समझाती है। एनसीईआरटी कहती है कि एक अमीर आदमी चाहे कि कल से मेरे आसपास 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री, सारे सर्वेंट्स एक्टिव हो चुके हैं, जहां जहां एसी नहीं थे लगवा दिए गए हैं तुरंत। बेटा जहां जहां नहीं थे वहीं लगवाए। साहब अपने रूम से निकलकर कार तक जिस कॉरिडोर से जाते हैं एयर कूल्ड कर दिया गया है। कार 1 घंटे पहले स्टार्ट कर देते हैं ताकि 25 मैनेज हो जाए। घर में है तो ऐसी, कार में है तो ऐसी, ऑफिस में है तो ऐसी, गर्मी है तो ऐसी और सर्दी है तो हीटर। यार कर सकता है, पैसा है, खर्चा जानता है वो। लेकिन बेचारा एक गरीब आदमी, जितनी गर्मी पड़ती है झेलनी पड़ती है, जितनी ठंड पड़ती है झेलनी पड़ती है, नहीं एक्स्ट्रा पैसा है ऐसी और हीटर खरीदने का। यार जितना कमाता है उससे तो बेचारा अपना गुजारा चलाता है, अपने जीने के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है रे यार। संभालो अपने आप को। इस बात को लिख के एनसीईआरटी कहती है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करने में खर्चा आता है। बॉडी के बाहर का कांस्टेंट करना है तो पैसा, और बॉडी के अंदर का कांस्टेंट करना है तो एनर्जी। खर्चा वही करता है जिसके पास होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज भी गरीबी में जी रही है बेटा, और अगर गरीबी में जिएगी तो क्या ये इस तरह से मैनेज कर पाएगी? हाँ हाँ। तो आज भी इसको बिहेवियर का साथ लेना पड़ रहा है। एनसीईआरटी कहती है कि डेजर्ट लिजार्ड लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, कौन सी? बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने की वो नहीं होती इसके पास, तभी तो बिहेवियर का साथ लेती है। माइग्रेशन सस्पेंशन, माइग्रेशन में क्या हर माइग्रेशन टेम्परेचर की वजह से हो, क्या जरूरी है क्या? अरे माइग्रेशन तो फूड के लिए भी होता है, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से माइग्रेशन होता है उसे थर्मल माइग्रेशन कहते हैं। कौन? थर्मल माइग्रेशन का गजब का एग्जाम्पल है पहला, आर्कटिक टर्न। बर्ड है, बर्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ तरफ तरफ, जहां अच्छा लगे वहां रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि पोल को टच करके आएगी, फिर आपको चिटिंग कर रही है, टच तो हुआ ही नहीं बेटा। यहां समझ जाइए, दोनों दोनों पोल के सीजन अपोजिट आते हैं। नॉर्थ पे सर्दी तो साउथ में गर्मी, और नॉर्थ में गर्मी तो साउथ में सर्दी। नॉर्थ का ऑटम सीजन आ गया, सर्दियां आने वाली है, उड़ो कहीं और चलते हैं, साउथ पोल की तरफ तरफ। जहां अच्छा लगे वहां रुक जाएगी, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका एक चक्कर कम से भी कम 80,000 किलोमीटर का पड़ता है। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर इतना दूर जाती है वापस आती है तो रास्ता नहीं भूलती क्या? चिंता मत करो, बर्ड्स में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होते हैं, वापस पहुंचेगी, नहीं भूलेगी, चिंता की कोई बात नहीं बेटा। हाँ अपना उसका तो इनबिल्ड है मामला गूगल मैप। अंडे नॉर्थ पोल पे देती है, तभी तो नाम में आर्कटिक है। हाँ अंडे नॉर्थ पोल पे है तभी तो नाम में आर्कटिक। वैसे एक बात है बेटा, लॉन्ग माइग्रेशन वही कर सकता है जो खर्चा जानता है, और खर्चा वो जानता है जो अमीर है, और अमीरों में मैमल और बर्ड है। बेचारा मैमल जा नहीं सकता, रास्ते में समंदर और पहाड़ हैं, लेकिन बर्ड तो जा सकती है। मैं आपको एक बता रहा हूं कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन के एग्जाम्पल में बर्ड ही क्यों है। लेकिन ऐसा सुनने के बाद एक और बात आपके मन में आ गई, अरे ये तो अमीर है ना, फिर क्यों जा रही है? आज कह देना अमीरों से, लिमिट सबकी होती है। अरे अमीर हो गया तो क्या कुछ भी करेगा क्या?
है ना ह्यूमन तू अमीरों का अमीर, जा -40 डिग्री में बिना गर्म कपड़ों के रह के बता। इतना ही अमीरों का अमीर है, जा 70 डिग्री पर बिना एसी कूलर के रह के बता। लिमिट सबकी है बेटा, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लिमिट सबकी होती है बेटा। और उस लिमिट से बियॉन्ड जब चीजें जाती है तो अमीरों को भी भागना पड़ता है। टेम्परेचर कम हो रहा है, जब ज्यादा कम हो जाएगा बर्दाश्त नहीं होता, इससे अच्छा यहीं मरो उड़ो, तो ये कहीं और जा रही है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, लिमिट सबकी होती है। अमीर हो गया तो कुछ भी करेगा क्या? नहीं बेटा। अरे पहुंच गया बेटा। सब सके कह तो दिया मैंने, सेलेक्ट होके आते जाओ और खाते जाओ, तुम कहो जो खिला देंगे, साथ में बैठ के अपन डिनर लंच जो कहोगे करेंगे बेटा। साइबेरियन क्रैन, क्या खा रहा है? क्या कह रहे हैं, मुजरा करेंगे? अरे यार मतलब यार, सब अपने अपने हिसाब से बात बोलते हैं जो वो कर सकते हैं। बताओ यार, ये कहीं कहीं नाइट शिफ्ट में जा रहा है कि ये? अरे यार, संभालो बेटा इसको यार। तो पार्ट टाइम चल रहा है कि इसका है? अच्छा, इन्हीं लोगों ने, है ना? हाँ वही चल रहा है मामला। बहुत बढ़िया। तो साइबेरियन क्रेन, ये भी थर्मल माइग्रेशन का एग्जाम्पल है, अपने भरतपुर आती है केवलादेव बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा यहां पर बेटा बाइसन, अमेरिकन बफेलो है, अमेरिका की भैंस। कैरिबाओ, डियर है डियर। कैरिबाओ क्या है? डियर। और जहां डियर वहां सलमान। तो सलमान भाई भी तो आएंगे ना। तो बेटा ये भी थर्मल माइग्रेशन का ही एग्जाम्पल है बेटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो बर्ड है, दो मैमल है, और सलमान भाई तो है ही, ये भी थर्मल माइग्रेट कर रही है। आपके मॉड्यूल में एक टेबल दिया था यार, मॉड्यूल है क्या आपके पास? पत्ता 35 पर एक टेबल है आपको, जहां पर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, पहुंचा दो पीछे। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में आर्कटिक टर्न होगा, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन में कैरिबाउ, एल्क और वेल दिया है। कैरिबाउ डियर और एल्क भी डियर है डियर, और वेल तो है ही। और लोकस्ट दिया पीरियोडिक माइग्रेशन में। पीरियोडिक का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। जिस खेत में बैठती है ना टिड्डी, लोकस्ट, सब चट, फिर अगले खेत में चट, फिर अगले खेत में चट चट माइग्रेशन चल रहा है बेटा। टेबल के नीचे देखो। अरे मॉड्यूल की बेटा, जिनके पास, क्या ढूंढ रहे हो तुम और यार? टेबल के नीचे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। थर्मल, थर्मल माइग्रेशन के एग्जाम्पल हैं। थर्मल माइग्रेशन जिसमें यही 5 नाम होंगे जो वहां पर है। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब छुप जाना, उसे अवॉइड कर देना जब वो खराब हो जाता है। सस्पेंशन 3 प्रकार का होता है। हाइबरनेशन, और
डायापोज, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज की चर्चा करेंगे हम आपसे। बिल्कुल बेटा, कीप वॉचिंग। एनसीईआरटी के पेजेस वैसे तो पता 221 पर टेम्परेचर आपको गिवन है, पलटो, उसके बाद 223 पर रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, यहां से चालू हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते 226 तक। लेकिन बच्चों, मेरा मानना है कि ये वाला लेक्चर समझ लो पहले, फिर उसके बाद एक साथ ही पढ़ना इनको, क्योंकि अभी कुछ बातें आपको इधर उधर इंटरलिंक है। पहले हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोज और ये ग्राफ है ना यहाँ पर, वो समझ लो अगले एपिसोड में, तो उसके बाद इसको पढ़ लेना एक साथ ही।